अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल एंड इट वाज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर एंड क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस हुई पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। एवरी बॉलर चिप्ड इन, द गुड स्टार्ट बाय द ओपनर्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी। जब ऐसा लगता है कि साइम अयूब और बाबर आजम एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं, ज़ल्मी काफ़ी सेटल दिखती है आपको। और जिस तरह फिर बॉलर्स ने बॉलिंग की, वेल डिवाइडेड जो है वो वर्कलोड शेयरिंग आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से दिखी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स की लिटरली कमर तोड़ दी बिकॉज पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करके अपने नेट रन रेट को भी बेहतर किया एंड टॉप 4 में क्वालिफाई भी हुई। बात करेंगे इस मैच के हवाले से पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी जहां 76 रन्स से जीत हासिल हुई। व्हाट्स रॉन्ग विद कोयटा ग्लैडिएटर्स? व्हाई कुडंट दे जस्ट स्टैंड अप और किस इस तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर सके? क्या किया? बैटिंग में क्यों कोलैप्स ट्रिगर हुआ? इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। अकील हुसैन की हैट्रिक, द फर्स्ट हैट्रिक ऑफ PSL सीजन 9, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और डिस्कशन को अब आगे बढ़ाने के लिए जोर का जोड़ की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो यस, जोर का जोड़ की फेवरेट फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुशीद भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं कुछ हाँ, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हाफिज साहब नहीं है ना तो मैं कुछ हिकअप आया। हाँ, मुझे पता है, ये देख रहे हैं। साथ ही साथ हम अनदर फैमिली मेंबर ऑफ जोर का जोड़ PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PJ साहब खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। आज स्पार्क नहीं है, हाँ, क्योंकि हाफिज साहब नहीं है। सही कहा। हाँ भाई बिल्कुल। नहीं, हाफिज साहब, वो हाफिज साहब ना भी होते ना तो कुछ चीज़ें हम नोट करते हैं जो अगले बंदे को पता चल जाती है। लेकिन आज वो प्रॉब्लम होगी ना, क्या? आज सवेरा के लिए हम खुसर से कैसे? अरे नहीं, अरे, अब तो ज़्यादा करेंगे। आज ज्यादा मौका है, आज करें। आप लोग शुरू करें बात, कोई बात नहीं, आज मैं देखूंगी। बट यस, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। व्हाट एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय पेशावर ज़ल्मी। सबसे पहले मेरे ख्याल से हम मैच समरी पे नजर डाल देते हैं एंड देन कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो द मैच समरी फॉर येस्टरडेज मैच, एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय पेशावर ज़ल्मी एंड जिस तरह पेशावर ज़ल्मी खेली है वो बहुत ज़बरदस्त था। बाबर आजम 53 30 बॉल्स में, कैटमोर ने 33 इन 19 बॉल्स एंड साइम अयूब 30 इन ओनली 12 balls. A brilliant partnership by साइम अयूब एंड बाबर आजम। अकील हुसैन की एक हैट्रिक हुई और 4 विकेटें, एक और विकेट उन्होंने हासिल की। द फर्स्ट हैट्रिक फॉर PSL सीजन 9। अबरार 1 for 34, सुहेल 1 for 48। दे वर प्रिटी एक्सपेंसिव क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो रन फेस्ट मनाने के चक्कर में थी और मना भी रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स। टोटल जो है 196 यानी 197 का टारगेट सेट किया। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 120 यानी 18th ओवर भी उसकी आखिरी बॉल रह गई एंड द ऑल टीम वाज बैक टू द हट। कोयटा ग्लैडिएटर्स कुड नॉट डू वेल। द हाईएस्ट स्कोर वाज बाय सऊद शकील, ओनली 24 दैट ही मैनेज। खुर्रम शहजाद जिन्होंने 2 विकेटें ली, साइम अयूब ने भी 2 विकेटें ली, ल्यूक वुड ने भी 2 विकेटें ली। यानी कल कहें या ना कहें साइम अयूब का दिन था जहां वो रन फेस्ट में भी आपको दिखे कि सिर्फ 12 बॉलों पे 30 रन बनाए एंड देन 2 विकेटें भी हासिल की। मुशी भाई, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ यंगस्टर टू डू दैट ऑन एंड ऑन? आई रिमेंबर के PSL 8 में जोर का जोड़ का हिस्सा बने थे साइम एंड बड़ी प्रेज़ मिली थी उनको। उस वक्त इंजी भाई भी उसकी टीम में साथ थे, साइम की ज़ल्मी के साथ ही थे। मिसबा ने, लाला ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ दी थी। हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में साइम को देखा, साइम कुड नॉट एग्जैक्टली रेप्लिकेट और डिलीवर दैट वे, बट अगैन ही इज़ ऑन दोज लाइंस एंड जिस तरह कल बाबर के साथ कॉन्फिडेंटली साइम खेला, इट वाज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। I think obviously as you said, you know, almost you cover all the match basically. अगर आप इसको मोटी मोटी चीज़ें देखें ना तो बाबर आजम के साथ खेलने वाला बाबर आजम की तरह सोचने लग जाता है, याद रखिए। yes. अच्छा, ये एक बड़ी इन्वायरमेंट है, इंसान की फितरत है। 68% आपके जिस्म में पानी है। ठीक है। पानी को चूल्हे पे रखो तो गर्म हो जाता है, उसी पानी को उठा के फ्रिज में रखो तो ठंडा हो जाता है। जिस सिनारियो में, जिस इन्वायरमेंट में इंसान बैठता उठता है, बात सुनता है ना, उसका रंग उसके ऊपर चढ़ना शुरू होता है। ये पानी की सिफ्त है। इंसान पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला मगर यहाँ पे पानी का बुलबुला नहीं, यहाँ पे दूसरे पानी की बात की जा रही है।
आज हम बहुत सख्त आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। हुआ क्या है कि बाबर आजम के साथ खेलते ना, बाबर आजम पाकिस्तान टीम में भी खेल रहा था, उसमें भी वहाँ का प्रेशर डिफरेंट होता है, यहाँ का प्रेशर टोटली फ्रेंचाइज क्रिकेट का डिफरेंट होता है। हाँ। ये साइम अयूब जो परफॉर्मेंस कर रहा है और बड़ा खुल के खेल रहा है, उसकी देखने टेक्निक भी बेहतर लग रही है, बॉल के ऊपर चढ़ के खेल रहा है, पिछले बॉल को पीछे वाला खेलता है, अगले वाले को अगला खेलता है। ये बड़ी फंडामेंटल सिंपल रूल एंड रेगुलेशन है बैटिंग की और बॉलिंग की, कि आपकी बेसिक्स तगड़ी होनी चाहिए, बेसिक्स उसकी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट कि बाबर के साथ खेल के उसकी सोच भी अच्छी, बाबर उसको खिला रहा होता है, अगर देखें बाबर उसको बोल रहा होता है कि ओके तो अपनी नेचुरल गेम खेल, मगर इस वक्त 2 छक्के पड़ेंगे, अब अगले ओवर का सोच, अगले बॉल का सोच, बॉल एट अ टाइम इसे कहते हैं हम, एज ए कोचिंग लैंग्वेज में कहते हैं बॉल एट अ टाइम। अच्छा हो गया, लेट द बॉल गो, माइंड से निकाल दो वो बॉल, छिक्के वाला अगला बॉल छक्का मारा उसको भी निकाल दो। सो इट्स ए बैलेंस। साइम अयूब की जो बैटिंग है उसके ऑब्वियसली बॉलिंग पे रिफ्लेक्ट कर रही है, कैसे कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब यहाँ पे आ गया है कि अब वो बॉलिंग करते भी घबराता नहीं है। तीसरी बात जो पेशावर ज़ल्मी की सबसे अच्छी हुई है, यू एज ए सेड यू कवर ऑल द एंगल्स बेसिकली। एक चीज़ जो है जो हमने डिस्कस करनी, जो मुझे मैच टर्निंग पॉइंट जो था ना, वो था मेहरान का वो 5वां चौथा ओवर। मुझे लगता है कि वहाँ पे मोमेंटम कोयटा ग्लेडिएटर का, जेसन रॉय का और साउथ शकील का बन गया था। उसने आके जो एक विकेट ली है साउथ शकील की, उसके ऊपर सारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। पिछले मैच में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करके उसको पेशावर ज़ल्मी को वापस लेके आया था। सो दिस यंग गाय, left arm spinner, not lots of variation, big temperament, big heart, but understanding his game. Yes. और वो प्लेयरों से खौफजदा नहीं था, जेसन रॉय से खौफजदा नहीं था, साउथ शकील से खौफजदा नहीं था, and he knew that कि I am going to be impact player in this game. पिछले मैच में भी इसमें ये सो ओवरऑल अगर इस गेम की सिनारियो को देखा जाए तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को ये जो मेहरान की शक्ल में ऑब्वियसली जमाल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, यंग जो इनके लड़के हैं ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लोकल जिस टीमों के प्लेयर लोकल अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे ना तो आप देखिएगा कि उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल पीजे मीर साहब, वेरी एप्टली पुट। जिस तरह मेहरान मुमताज़ ने पिछली मैच में की, ही कंटिन्यूड दैट परफॉर्मेंस, एंड जब हमने देखा है वो टीम्स चैंपियंस बनती हुई हमें दिखती हैं ऑल अक्रॉस द लीग्स। हम दुनिया में बात करें जहाँ का लोकल लड़का परफॉर्म करने लगता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या पेशावर ज़ल्मी आर दे पीकिंग एट द राइट टाइम? दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम। देखो 8 में से 8, एंड पर्टिकुलरली इनकी टीम में जो एक्चुअल जो सिंगल आउट आप करो, वो एक कहावत है कि हम ढूंढते हैं पत्थर लेकिन आपको नहीं पता कि आपके अंदर ही हीरे बैठे हैं। तो ये साइम अयूब, ये एक ऐसा प्लेयर आपका निकला है जो कि जिस तरह बिल्कुल अच्छी बात की मुश्ताक ने कि वो अब मोमेंटम अपना बाबर के साथ लेके आ रहा है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ रहा है, एंड ही इज प्लेइंग दोज डेयरिंग शॉट्स व्हिच ही शुड, जो कि हम परहैप्स शान को भी कहते हैं भाई खेलो तुम, ये खेल रहा है वो, तो आपने मार के ही आगे निकलना है। वो कहते हैं ठका लगा के नहीं निकलना। तो ये जो चीज़ इस वक्त इनको ज़ल्मी को पार्टनरशिप मिली है, मेरी नज़र में आई थिंक आई एम श्योर यू नो Mushtaq is the coach, he will know better, but I think he has a lot of future for Pakistan. Yes. You know, right now what we can predict, but again time tells you कि कई लड़के जल्दी पीक करके नीचे भी बैठ जाते हैं, बिल्कुल, कई लेट आते हैं। हमारे पास चाचा बैठा है, लेट पीक किया उसने, तो कई लोग लेट होते हैं पीक। सो इसके अंदर आई थिंक टू योर क्वेश्चन, Zalmi is right up there, and I think Zalmi will even get more stronger because they're in a role. 8 मैचेस खेलनी है इन्होंने, 9 मैचेस खेले, 9 में से 5 जीते हैं और इन्होंने 3 हारे हैं आई बिलीव, और 1 नो रिजल्ट रहा है इनका जो अभी तक वो है। हम पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इस वक्त क्या स्टैंडिंग है क्या नहीं है। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पे तो नज़र डालेंगे। साथ ही साथ द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑल टुगेदर इज दैट बाबर इज वर्किंग ऑन हिज वीकनेसेस, एंड दैट इज़ वेरी एविडेंट इन PSL सीजन 9। बाबर आपको दिख रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं, इम्प्रोवाइज करते हुए दिख रहे हैं, और ये कितना बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए होगा ये पूछेंगे हम मुश्ती भाई से और पीजे मीर साहब से आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जहां अभी इस वक्त हमारी डिस्कशन हो रही थी, कल जो मुकाबला हुआ, कल जहां पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, रावलपिंडी का अब ये आहिस्ता आहिस्ता सेशन जो है इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि अब कराची द वेन्यू वुड बी अनफोल्डेड नाउ। और एक मैच तो आपने देखा ही है, कुछ मैचेस, एक भी नहीं, और उसके बाद जो है फिर कराची
में वापस सारा पूरा काफिला चला जाएगा, सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी वहाँ पे। बट ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे, इस वक्त पॉइंट्स टेबल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टैंडिंग है टीम्स की। नेट रन रेट की बात करें तो कल बड़ा फ़ायदा हुआ पेशावर ज़ल्मी को। पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं कि कौन सी टीम अभी कहाँ है, किस लेवल पे है और क्या नेट रन रेट की जो है वो क्या हिसाब है इस वक्त। सो मुल्तान सुल्तान यस सेफली एट द टॉप इस वक्त और 12 पॉइंट्स जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के। 8 मैचेस हुए अभी तक मुल्तान सुल्तान के, जिसमें से 6 जीते हैं और 2 हारे हैं। देन कम्स इन पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान के नेट रन रेट की बात करें तो वो तो खैर पॉइंट्स भी उनके ज़्यादा है, बट नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है 0.967 से। पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेले, 5 जीते 3 हारे, 1 नो रिजल्ट रहा, 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है विद अ पॉजिटिव नेट रन रेट ऑफ 0.148। तीसरा जो नंबर पे बैठी हुई है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। 9 मैचेस खेले, 4 जीते 4 हारे, 1 नो रिजल्ट रहा एंड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। देन कम्स इन कोयटा ग्लैडिएटर, 8 मैचेस खेले जहाँ पे वो 4 जीते 3 हारे एंड 1 नो रिजल्ट, 9 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पे हैं। कराची किंग्स जिसके लिए अब अगले सारे मैचेस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 8 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं 5 हारे हैं एंड विद 6 पॉइंट्स दे आर एट द सेकंड लास्ट पोजीशन विद अ नेगेटिव नेट रन रेट। एंड देन कम्स इन लाहौर कलंदर्स हु वुड टर्न आउट टू बी अ पार्टी स्पॉइलर फॉर ऑल दी अदर टीम्स। 8 मैचेस में से 1 मैच जीता है, 6 हारे हैं और 1 नो रिजल्ट रहा है और 3 पॉइंट्स के साथ दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। सो मुशी भाई बड़ा जो है ना बाकी टीम्स को बच के रहना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स से। गंवाने को कुछ है नहीं, लुटाने को कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, दूसरों की पार्टी खराब करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और पिछले मैच में उन्होंने की है, हाँ ना जो पिछला मैच उन्होंने किया है, बिल्कुल। आई थिंक ये उनके ऊपर प्रेशर तो खत्म हो गया बिकॉज दे नो दे आर नॉट इन द रेस। जब आप रेस में नहीं होते तो फिर आप एक्सपेरिमेंट जो भी करते हो दिल से करते हो, तो उसके सामने आपके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते तो प्रेशर ऑफ होता है। समटाइम दोज थिंग्स एक्चुअली यू नीड दैट। अगर ये जब कोई मैच हारेंगे ना, जब बंदे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं ना होता है, सोचता नहीं है कि हम हार जाएंगे तो ये हो जाएगा, इफ एंड बट से सोचता है, तब या तो बहुत ही गंदा खेलते हैं, बिल्कुल एक वन साइड हार जाते हैं, या फिर दूसरी टीम को, बड़ी से बड़ी टीम को मार देते हैं। ये दो होता है, बीच में मिडिल वाली गेम खत्म हो जाती है। तो आई थिंक लाहौर के एज यू सेड यू नो लाइक ये प्रॉब्लम होगा दूसरी टीमों को कि उन्होंने आके किसी न किसी को ना टीम से मतलब टूर्नामेंट से बाहर करवाएंगे, वो देख लीजिएगा। बट आपकी जो हम पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना कोयटा ग्लैडिएटर की, व्हाट हैपेंड टू देम? आई थिंक मुझे लगता है ये वी शुड डिस्कस दिस एंड वी शुड गेट द इंफॉर्मेशन कि उस्मान तारिक को किस बात पे बैन किया गया है। अच्छा, उस्मान तारिक को की अपडेट मैं आपको देती चलूँ। उस्मान तारिक को एनसीए में बुला लिया गया है। ही हैज़ बीन कॉल्ड हियर टू लाहौर और जो है अब इवेंचुअली ही विल गो फॉर हिज टेस्ट। आई होप के पीएसएल के टाइम फ्रेम के अंदर ही ये टेस्ट भी हो जाए। रिज़ल्ट तो फ़ौरन ही आ जाता है, आपकी एनालिसिस आपके सामने आ रही होती है, तो उनको बुला तो लिया गया है। और क्या अपडेट है उस हवाले से वो भी हम जानेंगे। बट अपग्रेडेशन की एक मीटिंग हुई कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जहां मोहसिन नकवी साहब दी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने हेड किया उस मीटिंग को। और जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन है उसके हवाले से बात हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी इज़ राइट एट द कॉर्नर। बड़ा स्ट्रेस, बड़ी टेंशन हमको हुई थी कि इन स्टेडियम्स में कैसे होगी चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया। क्या अपग्रेडेशन की अपडेट है? हुज़ैफ़ा खान ने हमें ज्वाइन इन किया, हुज़ैफ़ा बताएंगे। जी हुज़ैफ़ा, क्या अपडेट है आपके पास? सवेरे बिल्कुल देखें जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। स्टेडियम में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस हुई है, चाहे वो कुर्सियों की इंस्टॉलेशन है, एलईडीज हैं, फिर इसके अलावा जो बैठने की कैपेसिटी। तो इस पे मीटिंग जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बुलाई थी। नेस्टा जो पाकिस्तान का नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस इदारा है उसके हेड को तलब किया गया। साथ साथ जो पीसीबी के इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर हैं उनको बुलाया गया और इस बात पे जोर दिया गया कि ये जो तीनों स्टेडियम है पाकिस्तान के जिनमें अभी मैचेस हो रहे हैं, गद्दाफी स्टेडियम है, पिंडी का स्टेडियम है और नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जो है, तो इनको तज़ीम-ओ-राइज भी करनी है और उसको रेडी करना है जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 3 दिन का वक्त दिया गया है चेयरमैन की तरफ से इस कमेटी को कि आपने 3 दिन के अंदर ऐसा प्लान मुरतब करना है जिसमें गद्दाफी स्टेडियम को पूरा जो है वो आपने बेहतर करना है। न सिर्फ उसको व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है, लोगों के लिए बैठने की सीटें बेहतर बनानी, बल्कि साथ साथ जो कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है जब बीच में इसकी तज़ीम-ओ-राइज हुई थी तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई थी, लगभग 27-28 हज़ार की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी भी बढ़ानी है और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी बेहतर बनाना है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से।
तो 3 दिन में पहले गद्दाफी स्टेडियम के हवाले से चेयरमैन साहब को जो है रिपोर्ट तक दी जाएगी और उसके बाद पिंडी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम के ऊपर जो है वो प्लान लिया जाएगा और काम शुरू होगा, क्योंकि बिल्कुल अगले साल ही पाकिस्तान में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी करनी है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। हुज़ैफा, पिंडी के स्टेडियम के हवाले से कुछ खबरें, कुछ लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जी, पिंडी के स्टेडियम को भी डबल टियर बनाने की बातें की जा रही हैं, बट क्योंकि हमें पता है कि उसी स्टेडियम के बिल्कुल पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट दफ्तर है जिसकी वजह से डबल टियर होना मुश्किल है। कुछ इसके हवाले से कोई खबर है आपके पास? देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ चेयरमैन साहब ने यही तलकीन की कि आप लोग प्लान दें, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त नहीं है, 2025 बिल्कुल अगले साल आ गया, तो डबल टियर बनाना एक बड़ा काम है। और आपको जुरिसडिक्शन भी पता है कि जिस जगह पे पिंडी का स्टेडियम मौजूद है उसके अराउंड कितनी ज्यादा शॉप्स हैं, बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है, तो इतने कम वक्त के अंदर इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल होगा। तो अभी प्लान इसीलिए मांगा गया है और ये भी देखना होगा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उनका मुस्तकबिल क्या होता है, तो अगर वो टिकते हैं तो फिर इसके ऊपर काम होता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, फिर दूसरे चेयरमैन आते हैं तो ये प्लान कैसे कंटिन्यू होता है। तो अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑन द कार्ड्स हैं, जब हतमी मराइल में दाखिल होंगी तभी इस हवाले से कहा जा सकता है कि क्या आया उसको डबल टियर बनाएगा, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है तो इस वक्त पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सीटों की इंस्टॉलेशन जो है वो पहली प्रायोरिटी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। आपको पता है शादियों की कुर्सियों के ऊपर और स्टेयर्स बनी हुई है उसके ऊपर लोगों को बैठना पड़ता है। अजीब कश्मकश में हम कि अगर वो चेयरमैन रहेंगे तो फिर ये होगा। बट हुज़ैफा, टॉकिंग अबाउट अपग्रेड, हम ये स्टेडियम के अपग्रेडेशन की तो बात कर रहे हैं, अपडेट ऑन उस्मान तारिक, क्योंकि हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे, क्या आपके पास कोई अपडेट है उस्मान तारिक को लेकर आज? जी बिल्कुल, उस्मान तारिक को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर तलब कर लिया गया और वहाँ पे जो उनका एक्शन है, जो रिपोर्ट हुआ है उसके ऊपर काम किया जाएगा। गालिबन बताते हैं कि 15 डिग्री है इतना उनका है जिसके ऊपर अंपायर्स ने रिपोर्ट किया है, तो अब एनसीए में उनको तलब किया गया, उनके ऊपर काम होगा, जितना भी उनका एंगल जो है जो रिपोर्ट हुआ है उसको बेहतर करने के ऊपर काम किया जाएगा। एनसीए तो अपना काम कर रही है, अब उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो जाए, लेकिन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको लिया था तो गालिबन उनको भी देखना चाहते हैं कि उनके साथ भी कोचेज भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है, क्योंकि कितनी बड़ी टीम है, अगर उनके एक्शन में कोई इश्यूज थे तो पहले ही देखना चाहिए था, ना कि वो दुनिया के सामने आए और अब दोबारा उनको एनसीए ले जाया गया। अब देखें एनसीए में कितना टाइम लगता है और कितनी देर में वो बेहतर होकर वापस सर्किट के अंदर आते हैं। जब वो नए एक्शन के साथ आएंगे तो क्या वो इतने इफेक्टिव हो पाएंगे, जैसा हमने माजी में देखा कि जो भी बॉलर जाता था। सॉरी, उनको पहले क्या बायोमैकेनिक टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा या पहले काम करवाया जाएगा फिर बायोमैकेनिक टेस्ट के लिए लेकर जाएगा? पहले उनके ऊपर काम करवाया जाएगा। अभी जो अपडेट आई है कि एनसीए के अंदर उनके ऊपर काम होगा, उनका एक्शन रीवैम्प होगा, जितना भी 15 डिग्री है जो भी है, उसके बाद उनका बायोमैकेनिक टेस्ट होगा और फिर वो एलिजिबल होंगे किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने के लिए। मगर विद इन द 15 डेज उनको तो रिपोर्ट ये करना है वापस, उनको तो टेस्ट करवा के उसको क्लियर करवाना है, वरना तो वो उन पे बैन लग सकता है। तो फिर कैसे ये करेंगे? नहीं, लेकिन अब लाहौर के अंदर है, वो देखें क्या होता है। हुज़ैफा, मुश्ताक अहमद हेयर। अच्छा, जो मुझे लगता है कि देखे ना, बैन हुआ एक बंदा, उसका टेस्ट उसको नेकेड आई से बैन किया गया, मशीनों से बैन नहीं किया गया, तो फिर उसको ये तो पता चले ना कि वो बैन सही हुआ भी है कि नहीं हुआ। पहले उसके रिमीडियल वर्क, अभी रिपोर्ट हुआ है ना, रिपोर्ट हुआ है ना, वही रिपोर्ट हुआ ना। रिपोर्ट होने के बाद रिमीडियल वर्क तो तब कराया जाता है ना कि अगर उसमें प्रॉब्लम निकल आती है। अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं निकलती और ये हमसे अंपायरों से गलती होती है तो इसका क्या होगा फिर? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये सेंस बनती है कि उसका रिमीडियल वर्क पहले होगा फिर देन ही हैज टू गो थ्रू दैट सिस्टम। मुझे लगता है हुज़ैफा, ये आप जरा इसको देखेंगे क्या इसका पर्पस क्या है। टेस्ट फर्स्ट, बिल्कुल वो टेस्ट की कंफर्मेशन आनी जरूरी है, बिकॉज अभी तो नेकेड आई से ही इज बीन रिपोर्टेड, और जब तक टेस्ट नहीं होगा उनके ऊपर क्या काम किया जाए और कैसे काम किया जाए वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, हाउ मैनी डिग्रीज टू वर्क। बट हुज़ैफा, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, कमिंग टू दिस डिस्कशन मुशी भाई, टेस्ट एक अपनी लैब है हमारे पास, मतलब क्यों पहले हम प्रोएक्टिवली कोई काम नहीं करते कि टेस्ट हो जाता, जो सारे जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। सिंध प्रीमियर लीग में हमने देख लिया था एक्सटेंडेड तरीके से इनको, इवन देन हमने वो सोचा नहीं उस बारे में। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आई थिंक ये इतना आसान नहीं जितना वो डिसीजन लिया गया है।
आपने उसको रिपोर्ट हो गया वो किस बात पे रिपोर्ट हुआ? नेकेड आई से हुआ। यस, नेकेड आई से अगर आप रिपोर्ट करते तो टूर्नामेंट को कंटिन्यू करते। ये कौन सा इंटरनेशनल मैचेस हैं? आप कितनी दफ़ा अश्विन खेला है आईपीएल में, जब उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, रिपोर्टिंग करने से पहले आई बिलीव उसके ऊपर आप उसको 2 दिन के लिए कोटा ग्लेडिएटर से कहते हैं कि जी हमें डाउट है, आप मैचेस खिलाएं, हम 1 दिन के लिए इसको भिजवाते हैं, लाहौर भिजवाते हैं, लाहौर भिजवा के हम इसका वो देखते हैं, चेक करते हैं। अगर इसमें जो हमें नेकेड आई नजर आ रहा है कि इसका 15 डिग्री से ऊपर है, देन वी हैव टू रिपोर्ट और देन वी हैव टू बैन हिम, व्हाटएवर यू कैन से। अब ये है प्रोसेस। अगर आप नेकेड आई से देख के उसके ऊपर आप डिसीजन कर देते हो और अपना प्रोसेस उसको ऑब्वियसली फॉरन नहीं करते, तो आई थिंक कोटा ग्लेडिएटर को इसका बहुत नुकसान हुआ है, लीग को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने नेकेड आई के साथ आपने बैन उसको कर दिया, उसको रोक दिया क्रिकेट खेलने से। अब इसको वहां पे भिजवाया है। अब जो हज़ैफा कह रहा है, अगर ये बात सच है तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कोटा ग्लेडिएटर और उस्मान तारिक को पहले खुद इस पे स्टांड लेना चाहिए कि पहले मुझे बताएं तो सही मेरा कितना डिग्री है। हमें कुछ मुझे कंफर्म नहीं है कि किस चीज से चेक करके उसका कहा गया है जी 15 डिग्री से ज्यादा है। आई डोंट नो। मगर एक चीज जो कि जिसमें मुझे लगता है कि पीएसएल, हम बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मैं और भी चैनल्स पे देख रही थी कि अभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, दिस वाज आवर डोमेस्टिक लीग, वी कुड हैव स्टॉप्ड द न्यूज़, अभी वो खेलते रहते हैं जिस पे बैकग्राउंड में उन पे काम होता रहता और इस तरह कर सकते थे। बट क्योंकि पीएसएल आईसीसी एक्रेडिटेड लीग है एंड ऐसा नहीं है कि आईसीसी की नज़रें नहीं होती पीएसएल पे, अगर तो एक प्लेयर आपको दिख रहा है, लेट्स से कोई और अंपायर जो कि नहीं फील्ड में है इस वक्त, बट वो देख रहा है कि दिस प्लेयर इज चकिंग एंड इफ ही रिपोर्ट्स टू आईसीसी रिगार्डिंग कि वो एक चक्कर को खिला रहे हैं एंड दे आर नॉट रिपोर्टिंग हिम, क्या वो एडवर्स नहीं बनता पीएसएल के लिए? आई थिंक आप वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आईसीसी अगर प्रूव है, आईसीसी के रिलेटेड है, तो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो कोई हार्म नहीं है। Exactly. नेकेड आई से अगर आपने देखा है किसी को, डोंट यू थिंक सो 1 दिन के लिए लाहौर भेजते, यहाँ कौन सा 10 घंटे की फ्लाइट थी, कराची या पिंडी में थे ना, प्रोएक्टिव रह के उनको भिजवाते इधर, लैब में भिजवाते, अपने एक्सपर्ट्स जो बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाते, उनकी रिपोर्ट निकालते और मीडिया में भेज देते कि जी ये इसका 17 डिग्री है, 16 डिग्री है, व्हाटएवर, और नहीं है कोई डिग्री, तो आप उसको जाके उसको फ्रीडम के साथ कैसे, हाँ भी तू खेल सकता है, भाई तू नहीं खेल सकता, जाके रिमीडियल वर्क काम कर। बिल्कुल साव खुश होना था। डाउट है ना इसकी, इस प्रोसेस में डाउट है। नेकेड आई के ऊपर आप कभी डिसीजन लेते हो, आपका गलत हो सकता है ना, इंसान है, कमज़ोर है, हमसे गलती हो सकती है। अब उसके ऊपर इतना बड़ा डिसीजन लेने का मुझे लगता है कि कई दफ़ा आपका कोयटा ग्लेडिएटर का पूरा कम्बिनेशन ख़राब हो सकता है इस बात के ऊपर, बिकॉज दैट गाय वाज विनिंग द गेम्स फॉर देम। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली मैच और कल भी आपने देखा दैट वी कुड सी द मोरल डाउन इन द कैंप, और उसमें एक्चुअली उसको तो वो तो गया ही गया, उसके ऊपर आपका ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बड़ा डल हो जाता है, मतलब योर बॉडी लैंग्वेज गेट्स वेरी वीक कि आपके साथ ज्यादती होगी, फलां हो गया। आई थिंक पीपल आर मेकिंग अ सेंस, और आपकी बात ठीक है कि हमने ओपन माइंडली सोचना है यार, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। रूल एंड रेगुलेशन आईसीसी के ये है कि अगर उसके ऊपर डाउट है, सेंड हिम फॉर 1 डे इन लाहौर, लैब के थ्रू गुजारो, फिर जो उसकी रिपोर्ट आती है लोगों को बता दो। ये मामला हर तीसरे दिन बात होनी नहीं थी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, और सामने नहीं आना था। और सबसे ज़्यादा ये कि आप कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं एक प्लेयर जिसको हम देख रहे हैं कि अचानक से एक ऐसा प्लेयर आया जो कि हुज मेकिंग वेव्स एज सून एज ही हैज़ एंटर्ड, और आप उसको रिपोर्ट करके यू कुड हैव मैनेज दैट बेटर, बट मैनेजमेंट तो खैर हमारे यहाँ जितनी मिसमैनेजमेंट होती है वो होती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी मुशी भाई हम वीडियो भी देखेंगे एक दफ़ा उस्मान तारिक की, एंड उसको स्लोमो में ज़रा देखते हैं कि मतलब नेकेड आई से इज़ इट वेरी ऑब्वियस, एंड इफ़ इट वॉज वेरी ऑब्वियस तो वो दिख क्यों नहीं रहा था और पिछले मैचेस में क्यों नहीं दिखा, एंड वाई नॉट, वाई जस्ट दिस मैच, क्या इसी मैच में उन्होंने चेक किया कि नहीं किया। बात करेंगे उस्मान तारिक के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, एंड यस बाबर आजम के तेज खेलने के हवाले से भी, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है उस्मान तारिक के हवाले से। कितना बड़ा सेटबैक होता है एक टीम के लिए जब एक कॉम्बिनेशन इवेंचुअली सेट हो गया हो, टीम बेहतर करने लगे, वो प्लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाए उस टीम के लिए, एंड देन पीजे मीर साहब अचानक से खबर आए दैट सॉरी ही कैन नॉट प्ले फर्दर मोर, या फिर खिलाना है तो अपने रिस्क पे खिलाओ, रिपोर्ट हो गया फिर से तो रिपोर्ट हो गया। देखिए जी, जब आप किसी को सस्पेक्ट करते हैं
हमारी तो हिस्ट्री बड़ी ख़राब है ऑफ स्पिनर्स की। हसीब बैसन से लेके जी वो उसने विकेट लेनी शुरू की, उसको चक्कर कर दिया जी। सकलैन के साथ ये हुआ, सही वो क्या नाम है, सईद अजमल, सईद अजमल और हफीज़ के साथ, सकलैन के साथ नहीं हाँ बात है, हाँ हाँ बात द क्वेश्चन वो इज रिपोर्ट नहीं हुए थे बट देयर वाज वाइब फॉर इट, वाइब्स एंड ऑल दैट। तो ये हमेशा ये करते हैं इस तरह। अच्छे लड़के को देखो आप, वो कहते हैं ना कहावत है, बद से बदनाम बुरा। Yes. एमी किसी को कह दो वो बंदा खुद कॉन्शियस हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ गलत। तो हमारे बॉलर्स के ऊपर पर्टिकुलरली ऑफ स्पिनर्स के ऊपर ये काफ़ी इन्होंने रखा है। एंड ये करते हैं ये अंग्रेज लोग। अच्छा ये देखो ना, अब ये इलिंगवर्थ है, ये खुद बड़ा ऑर्डिनरी काउंटी क्रिकेटर था। हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ ली है? नहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं, इनके दिमागों में होता है, पता नहीं क्या ये क्या सोच के करते हैं। एंड फ्रॉम अ नेकेड आई आप किस बॉलर को ले लो, कहीं ना कहीं सर्कमस्पेक्ट एक्शन होता है हर एक का, तो वो एक दो गेंद हो जाते हैं एंड उस पर भी डिबेट करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज आपने कंसिस्टेंसी देखनी है कि वो कितना लंबा स्पेल कर रहा है उस एक्शन के साथ, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रबल द बैट्समैन इज फेसिंग। आप इसको लॉन्ग टर्म में देखो, आप शॉर्ट टर्म में करके वो कहते हैं ना निप इन द बड आप कर रहे हो भाई, उसको ग्रूम तो करो, देखो तो सही। अब आप मशीनों के ऊपर लेके जाओगे, क्या आर द मशीन्स द परफेक्ट आंसर फॉर इट? दिस इज अ नेचुरल स्पोर्ट। हमने इसको इतना इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर दिया है कि हर चीज़ ये इधर होगा तो ये इधर होगा, फलाना इधर होगा। नो, ये नेचुरल स्पोर्ट है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो 15 डिग्री रूल है ये नहीं होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुशी भाई, व्हाट इज योर बड़े बड़े बॉलर्स हैं हिस्ट्री के अंदर, आप देख लो। एक स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा एक हैसल है जो कि बचपन से एक तरीके से बॉलिंग कर रहा होता है, एंड अचानक जो है जब वो रिपोर्ट होता है और उसको रीमॉडल करना। सईद अजमल लॉस्ट हिज स्निप विद दैट। एक सेकंड, सनी रामदन के साथ इन्होंने किया, वो यहाँ से उसका पछाना नहीं जाता था, इधर से ही करता था और इधर से ऑफ स्पिन, वो कहते ये चेक करता है। एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेट विकेट टेकर्स वेस्ट इंडीज। तो ये इस तरह की ये करते हैं ये लोग। मुशी भाई, और टेक ऑन? अच्छा, मेरा टेक तो ये है कि एक तो मैंने 2-3 उन्होंने अंग्रेजी के लफ्ज़ बोले हैं, मैंने बड़ा इंप्रेस हुआ। हाँ सीरियसली पता है, वो मुझे लग रहा है कि मैं अंडरमाइंड हो गया हूँ 2 लफ्ज़ सुन के कि यार इन्होंने सामने अंग्रेजी नहीं बोलनी क्योंकि उन्हें एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात, सवाल जवाब देने से पहले, आज हमने इनकी जैकेट नहीं देखी। अगर ये इंग्लैंड में लॉर्ड्स में बैठे मैच देख रहे होते तो कई अंग्रेजों ने कहना था वेयर डिड यू गेट दिस मैच। अब मैं भी बोले अंग्रेजी, ये होया अच्छा, मेट नहीं बोलते वो, मेट बोलते वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं बोलते मेट। नहीं बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं, वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाला आ गया वो लंदन के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, वो नॉर्थ साइड ऑफ इंग्लैंड डिफरेंट है थोड़ा सा। तो आई थिंक आपने ये जो क्वेश्चन किया इससे पहले मैं ये पूछूं आपसे, ये वाकया हो चुका है कि इस जैकेट? बिल्कुल, मैं लॉर्ड्स एक्चुअली पहन के ये जाता हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ एमसीसी। तो वहाँ जब कोई इवेंट्स होते हैं या कोई आप गेस्ट बॉक्स में जाते हैं या लॉर्ड्स के पवेलियन में जाते हैं, आई वेयर दिस। और इसके साथ एक डार्क ब्लू भी है। अच्छा, वो डार्क ब्लू के साथ साथ एक घड़ी भी देखेंगे, पिंक के साथ पिंक मिल रही है घड़ी का। देखें आप, स्ट्राइप देखें जरा, क्या मैचिंग है। इसको कहते हैं कि मैन विद फुल स्टाइलिश कपड़े, जूते, सब कुछ। और सबसे आज सोने पे सुहागा। पता क्या हुआ, आज मैं इस पे बिल्कुल ही खत्म हो गया हूँ। पहले थोड़ा बहुत अपने आप को बैक करता था कि जी इनके साथ फाइट आउट कर सकता हूँ। आज अंग्रेजी के 2 लफ्ज नए मैं पहली दफा सुने हैं, अब मैं फंस गया हूँ इस बात पे। कौन से ऐसे वर्ड्स बोले आपने? 2 जो बड़े मुश्किल, अंडर इन्फ्लुएंस करके, पता नहीं क्या थे, मुझे वो जुबान पे भी नहीं चढ़ने मेरे, तो मुझे लगता है। नहीं खैर, एनी हो, ये तो इनको मैं वाज वेरी इम्प्रेस्ड, मैं नोट किया है। ऑन अ सीरियस नोट, पीपल नो दिस के जी कई दफ़ा कपड़ों में बड़ा बंदे को वो मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है, अच्छा लगता है बंदा। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमारे, एक मैं अगर इजाज़त दें, हमारी बच्ची को एक खांसी लगी है, तो ये लो बेटा पानी बेटा आप ले लो। टिकटॉक तो नहीं बना रही थी कहीं बेटा? पी लो पानी, पी लो, लग गया, कोई बात नहीं। वो मेरा ख्याल हंसी है, जिस मैंने कहा ना कि कैबरी के 2 लफ्ज बोले हैं, तो उस हंसने पे ऊपर उसको गोता लग गया बेचारी, है ना। अच्छा जी, पियो बेटा पानी, पी लो। वाह, अभी इंशाल्लाह ठीक कर देगा, अल्लाह ठीक कर देगा, अब देखना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी अभी। चले जी। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आप पीजे मीर साहब ने अपनी राय दी है, आई थिंक लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। जो रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं ना, कई दफ़ा मेरा ख्याल है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए मगर रियलिटी यही है कि कई दफ़ा हम ये इतना इसको पर्सनल बना लेते हैं या इसको इतना वो बना लेते हैं कि हम अपने बंदों को ठीक करने के चक्कर में ना हम आईसीसी को गलत कर देते हैं।
हमारी वजह से कर रहे हैं, हमारी वजह से हमारे पास ज्यादा स्पिनर्स, क्योंकि जिस बंदे से भी आम पब्लिक को पूछो ना, आम पब्लिक बेचारी यही कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। अगर लॉ बना है, इनका कहने का मतलब लॉ होना ही नहीं चाहिए, अगर लॉ बना है तो अगर लॉ बना हुआ है तो लॉ के मुताबिक तो वो ठीक है, अगर लॉ ना बना होता तो फिर इट्स ओके। लॉ बना है तो 15 डिग्री का मतलब है फिर 15 डिग्री। इसमें अश्विन को भी उन्होंने रोका है, अश्विन ने भी रीमॉडल करके वापस रीमॉडल किया और एक दो और थे केसेस, मेरा ख्याल उनको भी, मेरा ख्याल आई थिंक हरभजन का भी किया था उन्होंने, तो हरभजन को भी उन्होंने वापस रीमॉडल वर्क किया था, इंडियन के स्पिनर्स पे भी किया है। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा हम इस केस को इतना ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं कि जिसकी ऊपर से हमारी पब्लिक को ये पता चलता है कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इस आजकल के मीडिया के दौर के मुताबिक कोई बंदा किसी की ज़्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है दैट यू कैन नॉट डू दैट। नहीं, बट अश्विन की आपने बात की मुशी भाई, अश्विन को बहुत अच्छे से बीसीसीआई ने हैंडल किया। अश्विन को खामोशी से निकाला एंड ग्राउंड कर दिया। कोई खबरें नहीं बाहर आई क्या रीमॉडलिंग हो रही है, क्या हो रहा है। आज अश्विन चल के एनसीए तक गए, अश्विन ने फलाना किया, अश्विन ने 2 तरीकों से बॉलिंग नई तरीके से सीखी, ये किया। खामोशी से अश्विन को आउट ऑफ द सर्किट किया, अश्विन पे काम किया एंड हियर ही वाज बैक कि वो कहीं फिर से वही रिपोर्ट होने की बात है। हम खुद बहुत बड़ा हवा उठा लेते हैं, इतना उसको डैंग 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 करते हैं और फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं होती वो चीज़। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये पीजे मिस और आप तो मीडिया के लोग हैं ना, मैं मीडिया के लोग नहीं हूँ। मुझे एक बात आप दोनों से पूछना है, इसका जवाब चाहिए दोनों से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रियली मीन दैट विद दिस क्वेश्चन। आई थिंक हमारा मीडिया बहुत वो है, नया मीडिया है, यू नो, न्यू। आई थिंक एक पिछले 10-15 साल से ना एक किक मिली है हमारे मीडिया को, ठीक है ना। अब इस मीडिया को कामयाबी मिली है, जिसके ऊपर कामयाबी मिलने से इनका क्या हुआ है, दे डोंट केयर अबाउट नेशनलिज्म। आई बिलीव दैट, ये मुझे लगता है कि आप नेशनलिज्म के कोई इश्यूज होते हैं जो आपको पता होने के बावजूद यू डोंट हैव टू डिस्कस, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इसके ऊपर नेशनलिज्म आई होती है। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि कितने बजे रिमीडियल वर्क सक्लैन कर रहा है, कितने बजे मुश्ताक कर रहा है, कौन गोरा बाहर से आ रहा है, किसने आके सईद अजमल पे काम किया, फीस पे काम किया। एंड देन अश्विन की बात बिल्कुल आपने ठीक की है, पूरा यूए उठा के देख लें, जिस कंट्रीज में लॉ बहुत तगड़ा है ना, वहाँ पे देखा जाए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर कोई भी चीज़ को इशू उठाया जाता है उसको बिल्कुल सामने नहीं लाया जाता है। उसकी रीज़न पता है क्या है, कि पीपल शुड नॉट सी, अगर दूसरे लोगों को पता ना चले वो हंसे ना। हम तो कई दफ़ा खुद ही अपनी लोगों को हंसी का मौका देते हैं। तो आई थिंक दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइज, इज दैट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग? बिकॉज अपने मीडिया को अपने चीज़ों को बेचने के लिए, अपने चीज़ों को प्रमोट एक्सक्लूसिव होने के लिए या अपना रेटिंग में ले जाने के लिए, डोंट यू थिंक सो समटाइम नेशनलिज्म के ऊपर हम सोचते भी नहीं है? इज दैट करेक्ट और नॉट? आई एग्री टू द फैक्ट, हम वो एक नेशनैलिटी की लाइन, एक नेशनलिज्म की लाइन ज़रूर क्रॉस करते हैं, जस्ट टू टेल पीपल दैट वी हैव द न्यूज़, बट एक्चुअली वो न्यूज़ हमारी इमेज को कितना डैमेज कर रही है, शायद पीजे मीर साहब हम वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और भूल जाते हैं। हम हमेशा क्रॉस करते हैं। और हमारे जो लड़के हैं, अगर वो बात कोई भी करते भी हैं, उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है बाहर, और जब बाहर किया जाता है हमारा मीडिया उठा लेता है उसको, वो देखो जी उसने ये कहा है। मैं हमेशा जब भी इन्वॉल्व रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मैंने हमेशा उसको डिफेंड किया है, हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया, इवन इन पॉलिटिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ वाशिंगटन गया, तो वहाँ एक फॉक्स न्यूज़ की प्रोड्यूसर सेनेट में आई, तो सेनेट में मीटिंग थी, कारजाई थे हिलरी क्लिंटन एंड प्रेसिडेंट। तो मुझे कहती है, इज दैट मिस्टर 10%? मैं कहा एक्सक्यूज मी, ही इज़ माई प्रेसिडेंट। द क्वेश्चन इज यू प्रोटेक्ट योर लीडर। दुनिया में जो मर्जी कुछ कहे, व्हेन यू गो आउट with your heads of states, you protect them, you don't make them you know। इसी तरह एक शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब आए, सिक्योरिटी सर्च हो रही थी सेंट एंड्रूज बेस पे न्यूयॉर्क में, उनका हाथ यूं हुआ, उन्होंने जी ओ देखो जी शरीफुद्दीन पीरज़ादा के साथ ये हो गया वो हो गया। दैट इज रॉन्ग। जो सिक्योरिटी लॉज, व्हाट मुश इज सेइंग, सिक्योरिटी लॉज हैव टू बी फॉलोड। तो हम इसका बात का पतंगड़ बना लेते हैं पकड़ के, और यही क्रिकेट के अंदर हम अपने आप को और हर शोबे के अंदर अपने आप को गंद करते हैं। इंडिया इस तरह नहीं करता।
और दूसरे मुल्क इंडिया, आप बाहर के भी ले लें, बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, एसेक्स में हुए हैं, यू नो, टॉक अबाउट द न्यूज़ चैनल्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, they don't bash their country. नहीं, इसके ऊपर इंडिया में हमारा एक क्रिकेटर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपना ब्रॉडकास्टिंग के लिए गया। ठीक है। उसने मुझे खुद बताया, उसने कहा कि जी उन्होंने चैनल पे बैठने से पहले कहा आजकल एक र्यूमर्स चल रहा है धोनी और सचिन के बारे में, वो हमने अपने चैनल पे डिस्कस नहीं करना बिकॉज दे आर आर हीरोज। जब तक एविडेंस नहीं आता सामने वी कैन नॉट से आवर ओपिनियन, क्योंकि नेशन के ऊपर नेशनल जो लोग होते हैं ना वो फिर अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि ये हुआ है। बगैर एविडेंस के, बगैर तहकीक के अगर हम अपनी बात कर लेते हो तो एक तो वैसी एम्बैरेसमेंट होती है, अगर मॉरल वैल्यू हो तो हमारे वहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये लॉ तगड़ा होना चाहिए कि अगर कोई बंदा डिस्कस करके किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई एविडेंस के बगैर बात करता है और सबूत नहीं है और वो उसको अक्यूज करता है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की फैमिलियाँ बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस स्कूलों में उनको ताने पड़ते हैं एंड दे बिकम सो एंटी अगेंस्ट द कंट्री बिकॉज उन कहते हैं मेरे मुल्क में मेरे बाबा के साथ ये हुआ, मेरी माँ के साथ ये हुआ। इसका हल क्या है? इसका हल है जब तक आप लॉ को तगड़ा नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ, और इस लॉ के ऊपर ऐसा बनना चाहिए लॉ कि अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी के बारे में एक्यूज करता हूँ, अब किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में बगैर एविडेंस के एक्यूज करता हूँ, तो ही शुड बी एक्चुअली एबल टू, ही शुड बी एलिजिबल टू टेक मी टू द कोर्ट, और कोर्ट मुझे फिर बताए कि जी आपने गलत किया, ये आपकी पेनल्टी है, आइंदा से अगर आपने किया तो ये होगा। आप देखते हैं कितने लोग फिर आपको बगैर तहकीक के बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन पाकिस्तान कि लॉ है पर इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू टेक, है नहीं है, नहीं लॉ है, इंप्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। पेमरा के लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वाकई हैं वो लॉज, बट उनको अप्लाई करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं कि वो कितना अप्लाई किया जाता है, कौन उस पूरी भगदड़ में जाना चाहता है टू सू समवन और टू हैव some case on someone, but सवेरा मुझे अफसोस होता है ये लड़का दानिश कनेरिया, इसके साथ जो किया है मीडिया ने, बड़ा गर्क किया इस लड़के को। इंग्लैंड के अंदर ये मेरे पास आया, मेरे ऑफिस में आया, जिस चैनल में मैं था एयर में, वहाँ मेरे पास आया, इसका लॉयर है, एग्जॉनरेट हो गया, लॉयर ने स्टेटमेंट दी है, इधर जी बात का पतंगड़, उसने ये कर दिया, फलाना कर दिया। उसके साथ वाला लड़का पकड़ा गया था जो एसेक्स में खेलता था। तो ये जो हम बगैर सोचे समझे ये जो हम किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, खुदा के लिए सुन तो लो उसकी बात यार। हम पहले जंप कर जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, व्हाट इज सेइंग वी शुडंट डू इट। हम अगलों के करियर्स, फैमिलीज़ की इन्होंने बात की है, हर एक की है, हम उनके हर सोशल स्ट्रक्चर उनका बड़ा करके रख देते हैं। यस, बिल्कुल यही है। और ऑब्वियसली ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी है मुझे लगता है मुशी भाई, मतलब 10 खबरें हैं जो आपके पास आती हैं, जो हमारे पास आती हैं, मगर हम कहते हैं जब तक इसकी तस्दीक ना हो जाए, लेट्स नॉट टॉक ओवर इट, वी डिसाइड दैट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और हम बात नहीं करते उन चीज़ों के बारे में जब तक कि कंफर्मेशन ना आ जाए। सेल्फ सेंसरशिप भी तो है ना, जो मॉरल वैल्यू है, और स्पेशली हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी। नहीं, मॉरल वैल्यू है इसमें, मॉरल वैल्यू। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बीए मीर साहब के बारे में बात की है, और मैं इनको सॉरी ये मैं जो बताना ज़रूरी है हमारी आवाम को, इनसे एक बात हुई राशिद लतीफ़ के साथ पिछले शो में, इनकी बड़ापन है, इन्होंने अपोलोजाइज किया, मैसेज किया, आई एम सॉरी राशिद इफ आई हर्ट यू। मुझे लगता था कि ये उन्होंने मुझसे बात की, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। राशिद ने क्या किया, राशिद ने आगे से जवाब खूबसूरत दिया, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ये चीज़ हो जाती, वी कैन मेक ए मिस्टेक, हम इंसान है, गलती हो सकती है, बड़ा छोटा नहीं होता माफ़ी मांगने से कोई इंसान। हाँ, छोटा इंसान कौन सा होता है जो गलती पे अड़ जाता है, कहते हैं ना एक चोरी ऊपर सीना जोरी, ये नहीं होना चाहिए। हमारी नेशन में हम ये जो बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे बच्चों की तरह, बेटों की तरह, हम क्या सिखाते हैं इनको ब्रेक में? यही सिखाते हैं जब तक तुमने बात किसी की नहीं मानी, हमारा मजहब ये सिखाता है, हमारा दीन ये सिखाता है, हमारे नबी की जिंदगी है, जब तक आंखों से देखना लो, कानों से सुनना लो, किसी की बात भी ना मानो। घरों के घरे लोग खराब कर देते हैं, लोगों को उजाड़ देते हैं। जेलस जो लोग होते हैं वो जाके एक छोटी सी बीज डालते हैं और वो तहकीक के बगैर ही लोग उनसे बात मान लेते हैं, और फिर क्या होता है, घर के घर उजड़ जाते हैं, आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उड़ जाता है। वो लड़की का नहीं देखा अभी, वो जो पुलिस वाला केस हुआ अभी, अच्छा वो जो लिखा हुआ था ऊपर, किसी को पता नहीं है, और आपने कर दिया। आप हलवा लिखा होता ना। अब जो भी है सर्कमस्टांस, अब ये प्रोग्राम के तवस्सुल से हम ये मैसेज देते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि सारे लोग अच्छे हैं, सिर्फ अपने आप को ऊंचा करने के लिए लोगों को छोटा मत करो। जब आप और लोगों को आप बड़ा होना चाहते हो ना,
किसी भी शो में, आप किसी भी शोबे में बड़ा होना चाहते हो, लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, लोगों की इज्जत से ना खेलो, उनको इज्जत दो, अल्लाह आपको इज्जत देने लग जाता है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज ए नेशन। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे ठीक होना है। जब मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा ना तो मुझे सारे लोग ठीक लगेंगे। जब मैं जब किसी की बुराई करूंगा, दो बंदे खुसर खुसर कर रहे होंगे ना, वो चाहे बेचारे कोई नमाज की बात कर रहे हो, तो मैं यही समझूंगा क्योंकि मेरा माइंडसेट है कि ये बुराई कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है बीइंग ए नेशन। जब भी नेशनलिज्म की बात आए किसी भी डिपार्टमेंट, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क के, कोई भी XYZ अच्छा लगता है या नहीं लगता, हमें उनकी इज्जत करनी है। हमें बाहर जाके, मुझे 10,000 सवाल करते हैं गोरे कि ये आपके मुल्क में टेररिज्म है, ये है, फलां है। हम कहते हैं नहीं, कम एंड वो आप विजिट करो आके नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कोई मुल्क, खूबसूरत मुल्क ही नहीं है। हमारी आर्मी के बारे में बात करते हैं, हमारी आर्मी इज द बेस्ट आर्मी, बेस्ट पीपल, बेस्ट ऑर्गेनाइजर पीपल। कोई खामियां खूबियां तो सब में होती हैं। अब इतने बड़े मुल्क के बारे में, इतने लोगों के बारे में आप कुछ भी उठ के बोल दें तो दैट डजंट सूट अस। मैं अपने वालिद साहब, मेरे वालिद साहब के अंदर कोई गलती हो या मेरे अंदर कोई गलती हो, मेरे बच्चे जाके मोहल्ले में बिठाने कि मेरे वालिद गलत है, मेरे वालिद गलत है, तो आप बताएं मेरे मोहल्ले में कोई मेरी इज्जत करेगा? बिल्कुल भी नहीं। होता है ना घर में भाई भाई जितना लड़ लें आपस में, एक दूसरे को जो कह दें, कोई तीसरा बाहर वाला आके कहे तो तीनों मिलके खड़े हो जाते हैं कि कोई कह के तो देखे। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली वही वाला एटीट्यूड एज अ नेशन। वी नीड टू डेवलप दैट एटीट्यूड एज अ नेशन कि दूसरों के साथ मिलके अपनी नेशन पे हंसना बंद करें, अपने जुड़कर जो है एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बट कमिंग बैक टू उस्मान तारिक, और उस्मान की जितनी हमने बात हमारी वहाँ से निकली थी, उस्मान की कुछ फुटेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। मुशी भाई, आई वुड वांट यू टू कि आप उधर अगर उस्मान, अच्छा मैं वैसे नेकेड आई से बड़ा मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, रिमीडियल के ऊपर काम किया हुआ है, कोशिश करते हैं कि एंगल्स को समझ सकें। ऑब्वियसली दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। हम जो दिखा रहे हैं पता नहीं उसमें से वो वाली डिलीवरीज होंगी भी, ऑब्वियसली यू नो जो मुझे लिमिटेड सा नॉलेज है उसके बारे में बता सकता हूं, बट वी नीड टू, यस वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा और अगर आप मुशी भाई आगे चले जाएं। बस रोक लें जी, पीछे ले आए इसको, पीछे ले आओ भाई। अब मुझे नहीं लगता नेकेड आई से कि आई प्रॉमिस यू कि इसमें चेकिंग है। हाँ। आगे लेके जाएं, एक फ्रेम और लेके जाएं आगे। जब आप लैंड करवा के इसको बॉल करवाएंगे, अच्छा मुझे नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि आपका जो ना फ्रंट आर्म, ये बहुत डिक्टेट करता है। जब आप एक्शन से पूरा ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाके अगली टांग खोलते हैं ना, तो अगली टांग खोलते हैं तो ये एल्बो जो है ना, ये आपकी नीचे बैंड होती है। अच्छा ये 15 डिग्री का जो है ना, ये आप देखिएगा, ही इज गेट साइड डाउन, पूरा साइड डाउन हुए हैं, ये साइड डाउन हुए जी, ये इनकी अलाइनमेंट आ गई, परफेक्ट अलाइनमेंट। अब मुझे बताएं कहाँ पे एल्बो इसकी बैंड हुई? नेकेड आई ये कहती है। अब मुझे नहीं पता कौन से बॉल पे हुई है, वैसे इन्होंने की गुगली थी, ये हाथ से तो मुझे गुगली लगी है, ठीक है। इन्होंने पूरा ओवर स्पिन किया है, और ओवर स्पिन में आपका बॉल बैंड नहीं होता। ये बॉल, दूसरा बॉल दिखाएं जरा प्लीज, ये जो अभी डाउन द लेग की है, इसको दिखाएं आप। नहीं वो पीछे वाला जो पीछे जो कीपर ने टांग से पकड़ा था, नहीं ये वाला तो हमने देख लिया ना, दिखाएं तो। अब ये देखें, इसमें ये आपका आर्म जरूर ड्रॉप हुआ है, एल्बो कहीं बैंड नजर नहीं आ रही मुझे। अब मुझे नहीं पता, कई दफा स्मार्ट जो होते हैं ना चीजें, वो जो इन्होंने पूरी शर्ट पहनी हुई है जी, क्योंकि हाफ शर्ट से आपको एल्बो का नजर आता है, ये भी इसमें हिडन हो सकता है एज ए सेट, बट एट द मोमेंट जो मुझे नजर आ रहा है ना, अब इसको बॉल को थोड़ा सा आगे ले जाएं, 1 फ्रेम डिलीवर करवाएं, वो ऐसे है नहीं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसके इस बॉल के ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा। बाकी अब मुशी भाई एक चीज़ थोड़ी सी व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए, व्हाट इज एक्चुअली चकिंग बाय 15 डिग्री? इज इट जहां बॉलर ने शुरू किया अपना पूरा एक्शन, वो पूरा एक्शन उसी एंगल में मेंटेन्ड रहना चाहिए और उसके दरमियान चकिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका एल्बो बेंड टेल्स यू कि कितनी चकिंग होती है? अच्छा ये बड़ी साइंस है ये। इसके अंदर यकीन करें, एक्सपर्ट जो कोचेज हैं, एक्सपर्ट जो लोग हैं, वो भी कई दफ़ा सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल अगर मैं तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करूँ ना, आपका जो ये एल्बो का जो जब डिलीवरी के वक्त ना, आपका एल्बो जो है ना वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बैंड नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही 15, फॉर एग्जांपल मैं ऑफ स्पिनर हूँ, तो मैंने अपने आप को लोड किया, अपने एक्शन पे गया, मैंने लैंड किया, मैं ओपन
ओपन हुआ, अब मेरा हाथ ये है, जैसे मैं इसको 15 डिग्री से नीचे लेके और मैं इसको मारूंगा, थ्रो करूंगा, तो वो चकिंग में आ जाएगा। मुझे ये लगता है ये होपफुली आई कैन डिस्क्राइब दैट। बट अगर इसको पूरी पिक्चराइज किया जाए, जो लोग एक्सपर्ट हैं बाय मैकेनिक्स और उसके जो, क्योंकि हम अलाइनमेंट का एक्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने ग्रिप के ऊपर काम कर सकते हैं। व्हेन दैट मैटर कम्स टू द चकिंग, उसमें बड़ी फाइन लाइन है। ये इसमें जो उस्मान तारिक है ना, मुझे ये लगता है नेकेड आई से, क्योंकि मैं मैच भी देख रहा था, हमारे सिंध लीग में ही हमारे साथ खिलाफ खेला भी है, मुझे नहीं लगा। सो अगर मुझे नहीं लगा तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि इस पर ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि जो नेकेड आई अंपायर ने लेग स्टंप पे किया है, इंसान है, गलती हो सकती है, मतलब हर अगर उन्होंने कोई एविडेंस देखा, कोई टीवी पे बैठ के मैच रेफरी ने उनके साथ बैठ के 2-3 मैचों में देखा होगा कि यार इसका ये बॉल देखो, हो सकता है ये 2-3 जो वेरिएशन करता है, एक बॉल की वेरिएशन पे पकड़ा गया हो, बाकी वेरिएशन ठीक हो। अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, मैं साथ साथ बताती जाऊं कि कंप्लीटली तस्दीक के साथ नहीं, अभी जो अपडेट्स इधर से उधर आ रही हैं, दैट इज कि जो कैरम बॉल करते हैं ये, उस पे कहीं ना कहीं ही इज बीन कॉल्ड आउट फॉर दैट कैरम बॉल। सो उस वैरायटी को शायद उस वैरायटी पे देखेंगे कि वहाँ ये इशू हुआ। मगर क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स कल जो हमें ऑफ कलर लगी, was it their bad performance or was it the impact of one player not being in the side? I think bit both. हाँ। परफॉर्मेंस देखिए, प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, प्लेयर फॉर्म में नहीं रहते, आपने एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड तो करना ही नहीं चाहिए वैसे। अगर जो टीमें करती हैं उनके लिए फिर मुश्किल ये मे बी मतलब दूसरा प्लेयर आपका हैट्रिक भी कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, बट दे कुड नॉट स्टॉप पेशावर ज़ल्मी एंड देन दे कुड नॉट स्कोर अगेंस्ट। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक्सक्यूज है कि एक प्लेयर से जाने से, हाँ इम्पैक्टफुल था, इम्पैक्ट क्रिएट जरूर करता था, हो सकता है वो 160 पे आउट कर लेते ये होते तो, मगर क्योंकि अब ये एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, ये जरूर देखा जाएगा हमें बैलेंस बनाने के लिए, क्या इसके पूछे जब उनको उसको बैन किया गया, क्या उसके इनके पास एविडेंस था, क्या इनके पास मैच रेफरी ने वो बॉल को नोट किया है, क्या इसमें आई थिंक वी शुड डू वन थिंग इस शो के, अगर आप मोइन खान डायरेक्टर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर को ले, उनसे पूछें कि असल बात क्या है, तो आई थिंक उनकी बातों से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप उसको फ़ोन कॉल करें, अगर उनका नंबर है, तो आई बिलीव यू नो ही कैन कम ऑन अ फोन एंड ही कैन स्पीक टू अस एंड लेट अस नो कि किस चीज़ पे बैन किया है, तो विल बी मोर क्लियर अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कॉन्वर्जेशन को फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड जोर का जोड़ में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से हो रही थी, पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमने ये तो बात की कि कोयटा ग्लैडिएटर क्यों ऑफ कलर लगी, एक प्लेयर की गैर मौजूदगी से फ़र्क तो पड़ता है, बट ऑल टुगेदर ऑफ कलर लगी। मगर जो कलरफुल लगे, द येलो स्टॉर्म, जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया, PJ मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी पहले, बाबर आजम एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर रीसेंट पास्ट में हुआ, उस क्रिटिसिज्म से फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो आप सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है, तो उसको आपको अपने स्ट्राइड में लेना है। आपको तारीफ़ें भी होंगी, ये तनकीद भी होगी और हर चीज़ होती है, लेकिन आपने जो अच्छी तनकीद है उसको रजिस्टर कर लेनी है, और जो आपको नेगेटिव, आपको खुद पता है ना नेगेटिव क्या हो रहा है, तो आप उसको साइड पे कर दो, बड़े सिंपल एज दैट। तो ये एटीट्यूड आपने रखना है, क्योंकि इस पेशे के अंदर या पब्लिक डोमेन के पेशे के अंदर आप तनकीद का हमेशा शिकार रहेंगे। आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से 10 विकेट लेने वाले और 200 रन करने वाले पूरा स्टेडियम बैठा हुआ है, वो हर चीज़ आपसे सबसे अच्छा खेल सकता है, वो बताएगा आपको किस तरह खेला, और देखो उसने ये किया छोड़ दो। ये कहानियाँ चलती रहेंगी और चलनी चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी रहता है और यहाँ का भी अपना वो कहते रहे कारोबार चलता रहता है। सो इस पे आप नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, एंड एज लॉन्ग एज यू पॉजिटिव, क्योंकि आपकी लाइफ, गेम, काम, हर चीज़ एक पॉजिटिविटी पे है। आपने कभी कोई फिल्म ऐसी देखी है, पिक्चर ऐसी देखी है, ड्रामा ऐसा देखा है कि जहाँ बुराई जीतती है? नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा अच्छाई जीतती है। तो ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप अपने आप को ठीक रखो, बाकी छोड़ो, जो करते हैं करने। बिल्कुल, और जहां आपको लगता है कि आपने इम्प्रूवमेंट करनी है आप वहां करें, जैसे कि बाबर आजम कर रहे हैं। और मुशी भाई, द काइंड ऑफ लव दैट बाबर आजम हैज गॉट all across the cricketing world, all across Pakistan,
कल भी 2 लड़के स्टेडियम में जंप लगा के बाबर आजम के साथ सेल्फी खींचने आ गए थे। तो ये वो तो मोहब्बतें सारी हैं, बट अ प्लेयर हु इज़ रिकग्नाइजिंग दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने फ्लॉस को कैसे दूर करना है, उस प्लेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। देखिए, सबसे पहले जो बाबर को बहुत करीब से जानते हैं वो उनको एक चीज़ का पता है, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, ही इज़ अ वेरी इनोसेंट गाय। देखें, इंसान के पास अच्छे और बुराई चीज़ें, जैसे पीजे मिसाल ने बड़ी अच्छी बात की कि लाइक आपने बुराई को नहीं देखना, आपने पॉजिटिव अच्छाई को देखना है। बाबर आजम में एक बड़ी खूबी अल्लाह ने रखी है, जब उससे कोई क्रिकेट की बात करता है वो सुनता है, और सुन के उसको ये फिल्टर करना आ गया है कि ये मेरे मकसद की बात है, ये मेरे मकसद की नहीं बात। जब प्लेयर को ये पता चल जाता है कि इससे अच्छा पूरी दुनिया ही कह रही है, पहले मैं आंखें बंद की हुई थी कबूतर की तरह कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, मेरा ख्याल मुझे आंखें खोलनी पड़ेगी। बाबर ने पिछले 6 महीने से, जब से मेरा ख्याल कैप्टनसी से पहले ही उसको ये अंदाज़ा हो गया था, आंखें खोलनी थी कि आई थिंक आई कैन इम्प्रूव माई स्ट्राइक रेट, आई कैन प्रूव लाइक आई कैन हिट सिक्सेस। अब उसने क्या किया, छिक्के मारता है, अब खड़े खड़े छिक्के मारने लग गया, पर टांग रखता है, लेफ्ट आर्म को छिक्का मार देता है, स्वीपर मारने लग जाता है, सोने पे सुहागा, हर शॉट होने के बावजूद वो छोटी स्वीपर मारने लग जाता है, इम्प्रोवाइज करने लग गया। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर नॉट फॉर बाबर आजम, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये बड़ी ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि बाबर को देख के जो आने वाले क्रिकेटर बनेंगे ना, वो बहुत उनको पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बाबर एज यू सेड बड़ा एक अच्छा रोल मॉडल है और वो बहुत अच्छे काम भी करता है, बहुत लोगों को नहीं पता। ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय एंड ही इज़ अ वेरी 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 काइंड हार्टेड ऑल्सो। वो चलाकियाँ नहीं करता, उसके अंदर वो नहीं है। हाँ, बाकी इंसान है, कमजोरियाँ अच्छियाँ खूबियाँ सब में होती हैं, बट ही इज़ अ गुड क्रिकेटर and also a very good brand ambassador for cricket. बिल्कुल, और very good brand ambassador for Pakistan cricket majorly, because बच्चे फॉलो करते हैं इस वक्त। अगर छोटे से छोटे बच्चे से पूछें, मेजॉरिटी में all they know about पाकिस्तान क्रिकेट इज बाबर आजम। ये सारी वक्त ये चीज़ें चली हैं। आप बॉलर्स को ले लो, जब इमरान, वसीम आपके और वकार वगैरह जब आए, आप देखो कि हमारी खेप एक तैयार हो रही थी फास्ट बॉलर्स की। लेग स्पिनर आए कादर, उसके बाद देखो हमारी खेप और तैयार होगी लेग स्पिनर्स की। अब आपके पास बैट्समैन एक आया है, एंड you'll see you'll get very good batsmen up the line, and this is a beacon light। ये beacon light है कि जो आपको नेशनल लेवल पे आपका जो बच्चा है अभी जो खेल रहा है, PSL में ही से आपको निकलेंगे ना, तो यहाँ से आपको बड़े बड़े टैलेंट निकलेगा उसको देख के। ये अंडर जो आइडल होता है बच्चा, वो बनना आगे। सॉरी, अंडर 16 का अभी आपने 2 दिन पहले कैंप को देखा, वहाँ पे जितने भी बैट्समैन वो बाबर बनना चाहते हैं। पता है क्या है, वो जितना खूबसूरत खेलता है, जितनी अच्छी शॉटें मारता है, और जिस तरह क्रीज के ऊपर जाके उसका एक स्टाइल है, उसका एक क्रिज्मा है, आई थिंक इट्स वी एंजॉय हिज बैटिंग एक्चुअली। पर इस वक्त बाबर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉट परफॉर्मिंग, नॉट स्कोरिंग रन्स, हाउ टू एक्ट, बिकॉज एवरी सिंगल किड्स नेशनली आपको देख रहा होता है। और इस वक्त बाबर आजम कैन बी अ ग्रेट रोल मॉडल, और ये हमें पीसीबी को भी चाहिए, और इंशाल्लाह जितने भी लोग उसको जानते हैं और वो सुन रहा होगा, आई थिंक ही शुड हैव अ मैन वन गुड मैनेजर अराउंड हिम, जो उसको याद दहानी करता रहे कि योर एवरी लिटिल एक्शन विल नोटिस। और ये पता है एक और चीज़ है, ये अंडर द लाइमलाइट एवरी टाइम। देखो, जो आप बच्चों की इनकी बात करते हैं, ये करंट करते हैं। पुराना मेरे जैसा पुराना होगा, हाँ जी हम जमाने में ये वो गया, आपने आज देखना है। आप उनका रेफरेंस जरूर दे दो, ये करो उसने ये किया, Who's in the uptight fashion right now? It is like a fashion. Fashion, well said, very well said. और इस फैशन के अंदर the current fashion is watch the boys and follow them. Absolutely. और उसके मोटी सी एग्जांपल जो आपकी दोनों, तो आप दोनों अच्छे अंग्रेजी के वोकैबुलरी ला रहे हैं, मैं उर्दू की वोकैबुलरी ले आता हूँ। वो ये है, हाफिज साहब को मिस कर रहे हैं। अच्छा, मज़ेदार की बात है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इज्जत और शोहरत में फ़र्क होता है। इज्जत होती है पीछे से भी, आपको याद करते हैं लोग अच्छे तरीके से, वो उसको कहते हैं इज्जत। शोहरत वो होती है कि जब आप पीक पे होते हैं तो आपके मुंह के ऊपर लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं शोहरत। इज्जत कमाने के लिए आपको पिसना पड़ता है, स्कोर भी करने पड़ते हैं, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह इन बच्चों को, हमारे बाबर आजम को, बाकी भी जितने प्लेयर हैं सबको इज्जत दे। शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, शादाब, जितने भी ना के नेम ऑल ऑफ देम, इनको ये अच्छे रोल मॉडल बन के इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुकदान जो किसी चीज़ का है ना, हमारी यूथ के अंदर 2 चीज़ अल्लाह ने बड़ी रखी है, मैंने नोटिस किया ये, दे आर गुड डिसीजन मेकर एंड दे आर गुड फॉलोअर्स। अगर हमारे रोल मॉडल अच्छे बन गए और हमारे लीडर जितने भी क्रिकेट में जितने भी लीडरशिप में कर रहे हैं, अगर ये बच्चे अच्छे लीडर बन के
क्रिकेट भी सिखाएं, ज़िंदगी के बारे में भी अच्छा रोल अदा करें, तो आई थिंक पाकिस्तान बी सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन कि ये हमारी यूथ है ना, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दे कैन बी अ वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, और बड़ा फ़ायदा हो सकता है बिकॉज दीज आर द एम्बेसडर्स फॉर आर यंगस्टर्स इन द लाइमलाइट राइट नाउ। और जब मैं यंगस्टर्स की बात करती हूँ, लाइमलाइट में होने की बात करती हूँ, एक और हमारे प्लेयर जो लाइमलाइट में रेगुलरिटी में हमें दिखते हैं, वो नहीं थे तो हमें पता चला कितने ज़रूरी हैं वो हमारी टीम के लिए, बिकॉज एक फ़र्स्ट क्लास बॉलिंग हमारी बिल्कुल ऑफ हो गई। हमने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में शदीद मिस किया नसीम शाह को। 2 के पिछला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेला उसमें नसीम को नहीं खिलाया, मोस्ट प्रॉब्ली रेस्ट के लिए, बिकॉज उससे पिछले वाले में इफ़ यू रिमेंबर उनके काफ पे जो है वो बॉल लगी थी आके। नसीम शाह ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में नसीम शाह का कहना था, और बहुत दफ़ा ये वक्तन फ़वक्तन बहुत प्लेयर्स ने कहा है कि अगर तो आप मैनेजमेंट से रेस्ट मांगते हैं अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, तो आप पाकिस्तानी सर्किट में, पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। फिर आपको पलट के देखा नहीं, अगर आपके बदले जो लड़का आया होता है वो बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है तो फिर आपको पलट के देखा नहीं जाता। मुशी भाई, ऑब्वियसली यू हैव बीन इन द सर्किट, यू नो दैट, बट ये जो इनसिक्योरिटी है ये कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान क्रिकेट में, या आप डिसएग्री करते हैं नसीम की इस बात? आई थिंक नसीम इज मेकिंग सेंस। पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक ये सेंस बनती है। पहले इंडिया में भी था ये जी, अभी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में तीनों में है, इंडिया में नहीं है। उसकी रीज़न है कि बेंच स्ट्रेंथ वाले लड़कों को खिलाया जाता है। अब 3-3 मैच खिला के वो 100 किया है, और 100 करने के बाद बाहर आके विराट कोहली और उसको रोहित शर्मा दोबारा आगे खेल जाते हैं। अब ये है एक पॉजिटिव साइन कि लड़कों को पता है कि जी हमें जगह बनानी पड़ेगी विराट कोहली की जगह, तो हमें इतना रन्स करने पड़ेंगे, हमें टेस्ट मिल गया। मॉर्गन की कैप्टनसी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने, मैं बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, उसमें जेफ मिलर था कोच उनका, सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, तो जेफ मिलर ने आके उसको, जेफ मिलर को आके कहता है एंडी फ्लावर को, मॉर्गन कहता है आके कि गिव मी अ वन गारंटी कि मेरे बगैर टीम को आप लड़कों को इधर से उधर नहीं करेंगे, जो मैं लड़का मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, किसी लड़के को आप मेरे बगैर ड्रॉप नहीं होने देंगे, चाहे वो 10 मैचों में कुछ ना करे, देन आई विल एक्सेप्ट द कैप्टनसी। तो उन्होंने कहा ओके डन। अब वो डन करने के बाद अब लड़कों को पता क्या कहता है आखिर में, जब आखिरी वो 3 मैच तुमने मिलान खेलने, यू विल प्ले 3 मैच, मिलान 3 मैच खेलने के बाद मैं वापस अपने जेसन रॉय को लेके आ जाऊंगा 6 मैचों के लिए, तो यू इवन गेट 200 ऑन अ रो, you have to wait for your position. Yes. मैगरा को 5 विकेटें ली, मैगरा की जगह एक बंदे को खिलाया उधर ऑस्ट्रेलिया में, उसने 5 ले ली, डेब्यू में 5 विकेटें ले ली। अगला मैच वो रेस्ट किया हुआ था, अगला कौन मैच खेला? मैगरा। 600 विकेटें किसकी हैं? मैगरा की, क्योंकि उसके अंदर ये खौफ ख़त्म हो गया कि अगर मैं ड्रेसिंग रूम के मैच ना खेला, मेरी जगह कोई और आएगा, परफॉर्मेंस करेगा, वो टीम का हिस्सा बन जाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसीलिए लोग इंजरीज को छुपा के मैच खेल जाते हैं कि खेल जाओ, 1-2 विकेटें ले लो ताकि अगला टूर पक्का फिटनेस पे भी खेल जाओ। एब्सोल्युटली। और ये खौफ खत्म करने के लिए वो सिर्फ एक जो नसीम ने बात की है, लड़कों को ये पता हो कोच की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, सिलेक्टरों की तरफ से, कि तुम ये 10 मैच खेलोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमने रेस्ट करना है तो तुम्हें रेस्ट करने के बाद जब तुम फिट होगे दोबारा कहोगे, हम तुम्हें दोबारा खिलाएंगे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उन्होंने, पीजे मीर साहब, उन्होंने भी सोल्यूशन की बात की नसीम ने, बिकॉज वो उनका फोकस ज़्यादा था वर्कलोड मैनेजमेंट पे कि जी फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज, क्यों शाहीन इतने ज़्यादा मैचेस खेल जाता है, नमीबिया भी खेलती है तो नमीबिया के अगेंस्ट भी शाहीन को खिला रहे होते हैं, क्यों नसीम को इतने मैचेस खेलने पड़ते हैं, फास्ट बॉलर्स को बड़े आराम से इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ी थॉट प्रोसेस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सो द सोल्यूशन दैट ही गेव कि जिस तरह वर्कलोड मैनेज की बात होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है फॉर द फास्ट बॉलर्स, पहले से प्री डिसाइडेड हो कि अगर इस सीरीज़ में 5 मैचेस हैं तो ये लड़का 3 खेलेगा, या ये 8 मैचेस हैं तो उन 8 में से 5 खेलेगा, कि मैनेजमेंट को भी पता हो कि हमने इसका बैकअप रखना है स्क्वाड में, जो कि जिस वक्त ये नहीं खेलेगा लड़का उस वक्त वो लड़का हो, और सब एक ही पेज पे हो और सबको ये बात पता हो। कैन दिस बी ऑर्गेनाइज्ड? क्योंकि आप सीरीज़ देखते देखते अचानक आपको होता है नहीं जी ये मैच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो खिलाना है, फिर ये इशूज़ आ सकते हैं। ये इशू आता है, ये आपने बात की, ये इशू आता है, क्योंकि जब आप एक रन पे होते हो और आप जीत रहे हो तो फिर आप मुश्किल होता है टीम को चेंज करना, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको बैकअप रखना पड़ता है। लेकिन जब इंजरी की हम बात करते हैं, कई लड़के हैं वो अपनी इंजरीज बताते नहीं हैं, टूर्स पे चले जाते हैं। हमने 2 लड़के पकड़े थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ,
तो चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि हाँ वो इंजर थे, क्योंकि फिजियो ने आके रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा ये लड़का ठीक नहीं, ये आगे जाके ये ही गो डाउन। तो चेयरमैन ने मुझे कहा कि वो मैं कहा जी इसको मत लेके जाएं। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके लायबिलिटी बन जाएगा। इट इज़ मच रादर कि ये पूरी रिकवर करे, एंड वंस ही रिकवर्स bring him back in the fold, but let's have somebody else out, and that is the way how you should be. लेकिन yes, to your question, it becomes difficult कि अगर आप जीत रहे हैं और फिर आप टीम चेंज कर देते हैं बीच में और खुदा न खास्ता आप हार जाते हैं, तो फिर आपकी तनकीद शुरू हो जाती है। वो टीम स्ट्रैटेजी एंड टीम स्ट्रक्चरिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते। हमने मगर पीजे मीर साहब ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, हमने यूएई में वर्ल्ड T20 खेला, वर्ल्ड T20 में हमने पहला मैच जीता, इंडिया से जीता, दूसरा मैच जीता, उसके बाद PNG आई, PNG को भी हमने वो कॉम्बिनेशन नहीं चेंज किया, नमीबिया आई, नमीबिया के साथ भी हमने कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया, क्योंकि हम विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहते। तो यहाँ तो ये वाली बात आ जाएगी कि हम चार्ज कब देंगे फिर किसी। लेकिन एक चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि हर मैच जीतेंगे। हमने खेलना है, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ खेलना है, और जीतेंगे भी हारेंगे भी, बट आपने नए ब्लड को नर्चर भी करना है। कैसे करेंगे जब आप जगह ही नहीं दे रहे? तो कहाँ नर्चर? अगर इफ़ यू अलाउ मी, आप दोनों की कन्वर्सेशन ऑब्वियसली, इफ़ यू अलाउ मी, जब आपका हार का डर निकल जाएगा ना, तो आप आराम से सारे मैच जिसको चाहे खिला लो। जब नेपाल के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ आप सब इसलिए चेंज नहीं करते कि यू स्केर्ड ऑफ लूजिंग अगेंस्ट देम। तो जब आप हारने से डरते हो तो फिर एक्सपेरिमेंट करने से भी डरते हो। दैट इज द रीजन आई बिलीव। यानी कीपिंग द विनिंग कॉम्बिनेशन इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आई बिलीव सो। जो आपको पता है पीजे मीर साहब की जगह मैंने बंदा की इख्तियार करना है, तो उसको 2-3 मैच खिला के पता चलेगा ना कि बेंच पे भी बैठा है। पीजे मीर साहब को भी पता होगा कि 5 मैचों के बाद मुझे रेस्ट मिल जाएगा, मेरी बॉडी भी रिकवर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो लड़के को भी मौका मिलते रहेगा। हाँ, वो बात नसीम वाली फिर आ जाती है कि पीजे मीर साहब ने बहुत 5 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक लड़का आगे 2 मैचों में परफॉर्मेंस करता है तो उनके 5 साल की परफॉर्मेंस को भूल जाएं, ये भी फिर लाइन बैलेंस नहीं बनता। फिर उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि ताकि वो ये घबराए ना कि जो मर्जी आगे 150 भी कर लेगा मेरी जगह, तो मेरी जगह नहीं ले सकता जब तक मैं बहुत ज़्यादा फेल ही नहीं होगा। इससे क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा। पीजे मीर साहब एकदम अलर्ट होके आएंगे कि आई हैव नो चॉइस देन परफॉर्म द वे ऑफ आई परफॉर्म एवरी सिंगल मैच। फिर आप 3 मैचों के बाद फेलियर आता नहीं है, फिर आपके 5-6 मैचों के बाद फेलियर आएगा, बिकॉज योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल और अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाती है जब आपके पास इस तरह का कंपटीशन आप क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, और अपनी जगह बचाने की बात नहीं होती। आई एम अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस के परफॉर्म करके विजडन देखें आप। देखो, मैं तो जो मर्जी बात कर जाओ, विजडन पढ़ो जाके, विजडन के परफॉर्मेंस से हाईएस्ट विकेट टेकर इन द कंट्री। नाउ खेल गया ऑल ऑफ अ सडन साइड पे हो गया। भाई क्यों? फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी नहीं, क्यों? तो ये जो चीजें होती हैं ये डिस्करेज करती हैं आपको। बिल्कुल। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये जख्म कभी भी नहीं भरता। हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, जितनी मर्जी, ये 70s की बात कर रहे हैं यार, 70-75 43 इयर्स पुरानी बात कर रहे हैं हम। जख्म नहीं भराना कभी भी। नहीं, 55 की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली 54-55 साल पुरानी बात कर रहे हैं, नॉट 43-44। 70 की बात कर रहे हैं, वो 70 का मतलब 54-55 बनता है। मैथमेटिकली आई एम गुड, वेरी गुड। 1855। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ जो चीज वो आप सोचने लगी हैं कि इज दैट करेक्ट और नॉट। नहीं, ही जस्ट सेड 1855। वो आपने कोई और ही, ये इतना सारा नंबर गेम मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। ये मुझे आप ना अभी शो ख़त्म के बाद समझाइएगा कि कितने सालों की बात कर रहे हैं। बट यस, काफ़ी सालों की बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है जब आप परफॉर्मेंस कर आते हैं, परफॉर्मेंस दी भी होती है, एंड जब आपके पास रीजनिंग ना हो। इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल हाउ यू कम्युनिकेट। बट इस वक्त हमें ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि वक्त ख़त्म हो गया है, तो ज़ोर का जोड़ कर यहाँ पे वक्त ख़त्म हुआ। 5 बजे फिर से आपसे जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।